लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू सब सामने देखेंगे। एक थियोरेटिकल लेक्चर है, सिर्फ आधे घंटे का। मुझे 4-5 टॉपिक कराने हैं फटाफट से, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। ठीक है जी, सब सामने देखते रहेंगे बस। बाबू पहला टॉपिक है जीडीपी एट करंट प्राइस। चलो एक काम करो, लिखना भी शुरू कर दो, फटाफट से लिखना। जीडीपी एट करंट प्राइस। बाबू नोट करो फटाफट से, चलो। बाबू अब 2 मिनट के बाद लिखना, पहले आराम से कंसेप्ट समझो। मान लो बेटा, मैं मेरी तरफ देख रहे हैं। मान लो बेटा मैं बोलता हूँ इंडिया का प्रोडक्शन 2014 में ना 1000 यूनिट था। बेटा फिगर को बहुत बड़ा बड़ा एज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी सब कुछ है, इसलिए मैं बहुत कम लूंगा फिगर। सिर्फ कंसेप्ट समझो। मान लो बेटा 2014 में इंडिया ने जो प्रोडक्शन किया वो 1000 यूनिट था। जीडीपी किससे रिलेट करता है? सबको आइडिया है किससे रिलेट करता है? प्रोडक्शन से। कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल में, एक इकोनॉमी में। ठीक है, यही होता है जीडीपी। बाबू यूनिट प्रोड्यूस करे और एवरेजली उस टाइम पर हर यूनिट का प्राइस इंडिया में 100 ही रुपए था। ठीक है, यानी कि मैं बोलूं तो आपने टोटल जो प्रोडक्शन किया बेटा वो 1 लाख रुपए का किया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आज बेटा 2023 है और बेटा आज इंडिया का प्रोडक्शन मान लो बेटा 10 साल में 50% बढ़ चुका है। बेटा आज आपने 1500 यूनिट प्रोड्यूस करी। ठीक है, क्योंकि बेटा महंगाई भी बढ़ रही है समय के साथ साथ, तो बेटा ये जो 100 रुपये था ना एवरेज प्राइस, वो आज की तारीख में मान लो 120 तक पहुंच चुका है। ठीक है जी, यानी कि मैं बोलूँ बेटा आज की तारीख में इंडिया का जीडीपी कितना है? 1,80,000। बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ और नहीं है बेटा, ये है जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी को मेजर करना एट करंट प्राइस। ठीक है, सुनते जाना। अभी जब मैं कहूंगा ना कि खत्म, तब देखेंगे प्रॉब्लम। बाबू अगर मैं एक लेमैन के एंगल से सोचूं, एक आम आदमी के एंगल से सोचूं, तो एक आम आदमी बोल सकता है कि इंडिया का जीडीपी 10 साल में 80%। एक आम आदमी ऐसा ही सोचता है कि 10 साल में 80% बढ़ गया। पर बाबू अब आप एक आम आदमी नहीं हो, अब आप टेक्निकल पढ़ने जा रहे हो। बेटा एक आम आदमी के सोचने दो, मैं बोलता हूं इस इंक्रीज में कुछ इंक्रीज प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से भी तो हुआ। यानी कि महंगाई बढ़ जाए अगर, तो आप उसको इंक्रीज बता दोगे। मान लो आज अगर इंडिया का प्रोडक्शन 1000 यूनिट ही होता और बेटा मैंने 120 पे मेजर किया होता 1,20,000, तो आप ये बोल देते 20% इंक्रीज हुआ। तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बहुत बड़ा इंक्रीज तो बेटा प्राइस के चक्कर में भी हुआ हुआ है। सर मैं प्राइस फ्लक्चुएशन हटा रहा हूं एक बार। बेटा मैंने क्या करा, 2023 का ही प्रोडक्शन लिया जो यूनिट्स में प्रोडक्शन है, 1500 यूनिट बनाई। बेटा प्राइस को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, वही प्राइस रख रहा हूं जो मैंने 2014 में लिया था। क्या प्राइस लिया था बेटा? 100 रुपए पर यूनिट। यानी कि मैं बोलूं बेटा ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्शन है, ये मेरा एक्चुअल इंक्रीज है। इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन। ये वही इंक्रीज है जो प्रोडक्शन के चक्कर में हुआ। क्या इसमें प्राइस की कोई फ्लक्चुएशन है? नहीं बेटा, मैंने प्राइस को क्या रखा? बिल्कुल कांस्टेंट। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं 2 सालों को, बेटा प्राइस को कांस्टेंट रखो, तब आपको पता लगेगी रियल ग्रोथ। ये कुछ और नहीं है बेटा, ये है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। बेटा इट शो द रियल ग्रोथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रियल जीडीपी।
ये जो 50% ग्रोथ हुई है ना बेटा, 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंचो, ये बेटा रियल ग्रोथ है। ये प्रोडक्शन के चक्कर में हुई है ग्रोथ, ये कोई बेटा प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं है। पहले भी प्राइस 100 था, मैंने आज भी 100 मान लिया, कांस्टेंट रख लिया प्राइस को, ये हुई है ग्रोथ 1000 से जो 1500 तक पहुंचे। और ये जो ग्रोथ शो कर रहा है बेटा जीडीपी एट करंट प्राइस, इट शोज द नॉमिनल ग्रोथ। भाई ये जो 80% है ना, ये नॉमिनल ग्रोथ है, इसमें बेटा प्राइस की भी तो फ्लक्चुएशन शामिल है। प्राइस 100 से 120 भी तो बचा दिया, महंगाई का बढ़ना ग्रोथ हो जाता है क्या? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? क्या है जीडीपी एट करंट प्राइस, क्या है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? ओके हुई बात, समझ आई बात पक्का से सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूं। सबको समझ आ गया? अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू। अच्छा, अगर पेपर में ये लिखा आ जाए एनडीपी एट करंट प्राइस, एनडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो कुछ फर्क पड़ता है हमें? नहीं बेटा, सब यही एक्सप्लेन करना है। अगर बेटा ये लिखा जाए जीएनपी एट करंट प्राइस, जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, कभी कोई टर्म लिखी आ जाती है, कभी कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने का तरीका सबका सेम है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट लगाओ, बस ये एग्जाम्पल लिख लो, बाकी मैटर बाद में देख लो पुत्र। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा बच्चों वाला टॉपिक, वो भी सुन लो, 1 ही मिनट का, 1 ही लाइन का। बेटा कई बार पेपर में टर्म आती है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ये भी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार। बाबू टर्म आती है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। पुत्र पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूले में फिगर पुट करूंगा, फिर मेरा एनालिसिस शुरू होगा, घबराना नहीं, रटना कुछ नहीं है बाबू। जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, या लिख लो बेटा जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन रियल जीडीपी, या लिख सकते हो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा ये फॉर्मूला होता है। मैं एक बार यही फिगर पुट कर रहा हूं जो मैंने एग्जांपल लिया था। बेटा मेरे एग्जांपल में नॉमिनल जीडीपी कितना आया? 1,80,000, 1,80,000। बाबू रियल जीडीपी कितना आया मेरे एग्जांपल में? 1,50,000। अच्छा लिखने को कहो, मेरी जान ले लेंगे, ये कंसेप्ट छोड़ के पहले लिखेंगे। सृष्टि शिवांगी पहले भी कंसेप्ट में ना हाँ हाँ सर सर हिलाई जा रही, लिखी जा रही, मैंने कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब अब आगे भी शुरू रख। क्यों लिखना है? बाकी सब बेवकूफ हैं, समझ रहे हैं ये। हाँ जी बेटा। बाबू जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, मैंने एक बार फिगर पुट कर दी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से। एक बार बेटा कैलकुलेट करते हैं, फिर समझाता हूँ। बाबू अगर मैं कैंसिल करूँ, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 5 से इसको कैंसिल करूँ 20, इट इज 120। अब कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ तो आंसर शुड बी इन परसेंटेज टर्म्स। नहीं पुत्र, मैं बताता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर बताता क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली में बेटा प्राइस फ्लक्चुएशन निकालने के काम आता है। यानी कि बेटा क्या बता रहा है ये सुनना एक बार ढंग से। अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 रुपए की थी तो आज उसकी कीमत कितने रुपए हो, ये सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो प्राइस लिया है ना मैंने, 100 रुपए का प्राइस लिया कि अगर कोई चीज में उसके पैसे हैं, प्राइस की फ्लक्चुएशन निकालने काम आता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है। अब आप खुद सोचो, इधर देखो, मैंने बेस ईयर में बेटा प्राइस को कितना माना है, देखो यहाँ 100 माना था ना। अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी तो बेटा आज वो कितने की हो गई है, ये निकालता है। और देखो एक्चुअली में प्रूव, अगर मैं लगाता हूं ना बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमेशा ये बताएगा प्राइस फ्लक्चुएशन क्या हो गई है, इतने सालों में प्राइस कहां से कहां भाग गया। प्राइस की फ्लक्चुएशन ये बाहर कर देगा, आपकी रियल ग्रोथ निकालने में हेल्प करेगा। दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है जी,
बात क्लियर हो रही है? पेपर में न्यूमेरिकल आ गया, झेल लोगे इसको, एक लाइन के फॉर्मूला को? हाँ सर, कुछ भी हो, आप 100 से कंपेयर करो, 10 से कंपेयर करो, 5 से करो, आपको ये बताएगा अगर कोई चीज 5 की थी तो वो कितने की हो गई है। एक्चुअली में इन्फ्लेशन का रेट निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे बता देता हूं आपको सर, हम जनरली बेस ईयर को 100 ही लेते हैं। आपने इंडेक्स नंबर चैप्टर किया होगा लास्ट ईयर स्टैट्स में, पहली बात। दूसरी बात, बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? बेस ईयर, बेस ईयर उस ईयर को कहते हैं बेटा जिस साल इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी ना आई हो, यानी कि प्राइस पे इंपैक्ट ना पड़ा हो, उस ईयर को बेस ईयर लेते हैं। अभी तक हम 2011 को बेस ईयर मानते हैं। उस साल इंडिया में एक भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई थी, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी कहीं पर भी आती है ना, जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो कमाने में उलझ जाते हैं। वो उनको लगता है कि 20 रुपए की पानी की बोतल आज मैं 100 की भी बेचूंगा ना, इसकी मजबूरी है, ये खरीदेगा। तो प्राइस फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बेस ईयर उस साल को लेना चाहिए जिस साल कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई। क्लियर है? चलो खैर, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, समझ आ गया? जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बढ़ते हैं आगे। बाबू अब एक टर्म और पढ़ने जा रहे हैं, ऑल्दो मुझे लगता नहीं इसका मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी से एक पैसा भी लेना देना है। इट इज टोटली अ हाइपोथेटिकल टर्म। बेटा इकोनॉमिस्ट ने एक टर्म सजेस्ट करी नोन एज ग्रीन जीडीपी। इकोनॉमिस्ट ने ना एक टर्म सजेस्ट करी ग्रीन जीडीपी, शायद नाम से कुछ क्लियर होना शुरू हो गया हो। ग्रीन जीडीपी मतलब सारा ध्यान एनवायरमेंट की तरफ है, ये तो समझ रहे हो ना? तो बाबू इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर आप किसी कंट्री का जीडीपी निकालते हो, तो अगर आप उस जीडीपी को एक्चुअली में एडजस्ट कर दो दो चीजों के अगेंस्ट, अगेंस्ट द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड अगेंस्ट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो कैलकुलेट होगा ना वो ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट होगा। ऑल्दो इसकी कैलकुलेशन सोचना और करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो चाहते हैं कि अगर ग्रीन जीडीपी निकालना है ना, इंडिया का टोटल प्रोडक्शन देखो, इसमें से माइनस कर दो किसको? जितना आपने नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया, जितना आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। फिर कभी निकाल सकता कोई आदमी? इट इज टोटली अ हाइपोथेटिकल टर्म। और मैं कहता हूं अगर ऐसी सोच के साथ निकालना है तो भाई हर देश का जीडीपी निकाल लो, इट इज नेगेटिव। सिंपल सी बात। अगर इसी सोच के साथ निकालने चले हो तो बेटा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं आज की तारीख में बेटा जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है ना? तो ग्रीन जीडीपी है क्या? इट इज टोटली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। पेपर में कभी कभी 1 मार्क आता है, इसलिए मैंने कहा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। क्या है बेटा? जीडीपी को एडजस्ट करना है अगेंस्ट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, लिख लो, अगेंस्ट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट and depletion of natural resources. लिखो। अब एक आखिरी टॉपिक पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेरा चैप्टर स्वाहा हो गया, यूनिट स्वाहा हो गई। ठीक है ना? सैटरडे को एक अच्छा सा टेस्ट हो गया। अब मुझे तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स का, सिर्फ न्यूमेरिकल तीनों मेथड के, अगर मैं 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ, जिसमें से मैंने 10 से 15 ही सामने किए होंगे, 20 किए होंगे बहुत हद तोड़ लो, और 50 आपने किए हैं, मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत है। उठते फिरते आ जाना बेटा और टेस्ट दे के चले जाना। ठीक है ना जी? मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत मोड करे तो बेटा पीछे के कोई 20 क्वेश्चन कराना जहां पर लिखा हो मिक्स न्यूमेरिकल, जो तीनों मेथड के न्यूमेरिकल हो। अनसोल्ड मैंने आपको कहा था मैं ऐसे ही करा दूंगा पूरे आपके। 20 अनसोल्ड कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, रोज 4-4 कर लो, 5 दिन है। ठीक है ना? मुझे पक्का से विश्वास है आप फ्राइडे को जागोगे, जब 20 करने पड़ेंगे इकट्ठे, आप जागते नहीं इससे पहले, आपके साथ दिक्कत ये है। ठीक है जी? रोज 4 कर लेना, मैं आज ही बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे को जाग जाना, मुझे कोई लेना देना नहीं आए इस बात से। ठीक है जी? लो पुत्र बाबू, लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे कल।
बाबू टर्म का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब सामने देखेंगे, अब कोई लिख नहीं रहा, मैं लिखने का टाइम दूंगा 10-12 मिनट के बाद, ठीक है ना, पहले पैक कर दूं। बाबू एक टर्म आती है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो नॉर्मली ना बेटा लोग इन दोनों टर्म को ना इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ गया, इसका मतलब वेलफेयर भी बढ़ गया, और अगर इंडिया का जीडीपी गिर रहा है तो इंडिया का वेलफेयर भी गिर रहा है। सर ऐसा होता नहीं है। 5 एग्जाम्पल लेंगे हम अलग अलग और ये प्रूव करेंगे कि हर जगह जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ना नहीं होता, हर जगह वेलफेयर का बढ़ना जीडीपी का बढ़ना नहीं होता, यानी कि ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज नहीं की जा सकती। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है जी। पहले समझ में आया क्या करने चले हम। हर जगह जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर बढ़ना नहीं होता, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है जी। लो होता है, प्रूव करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, अभी आप कोई कुछ भी नहीं लिख रहे, आप सिर्फ सामने देख रहे हो। पहली हेडिंग है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। लो पुत्र समझना बाबू, आज की तारीख में खैर वर्ल्ड वाइड ये हालात है, इंडिया में कुछ ज्यादा ही है बेटा। रिच और रिच होता चला जा रहा है और पुअर होता चला जा रहा है। जो बेटा इंडिया के सबसे रिचेस्ट 10% लोग हैं ना, उनके हाथ में इंडिया का 90% पैसा है, ठीक है ना जी। और बेटा जो मैं बोलता हूं बचे हुए 90% है, उनके हाथ में सिर्फ 10% पैसा है। हालात ये हैं, और हर साल हालात वर्स्ट होते जा रहे हैं। इस टर्म को ना वैसे हम बोलते हैं बोटल नेक। क्या बोलते हैं बेटा? बोटल नेक। गर्दन फंसी हुई है सबकी, ठीक है जी। अभी मैं बताता हूं, जरा इसी टर्म का यूज करके इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, मेरी तरफ देखना। मान लो मैं बोलता हूं बेटा 2014 का ही एग्जांपल ले लो। 2014 में बेटा इंडिया का टोटल जीडीपी है बेटा 100 यूनिट्स, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, टोटल जीडीपी है 100 यूनिट। बाबू 800 यूनिट रिच के हिस्से में आती हैं और 200 यूनिट पुअर के हिस्से में आती हैं। जबकि बेटा अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो बेटा ये 90 लोग हैं और ये बेटा सिर्फ 10 लोग हैं। यानी कि अगर मैं रिच के हिस्से में सोचूं तो बेटा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज 80। भाई एक पर्सन के हिस्से में रिसोर्स कितने हैं बेटा? 80। और यहां बेटा कुछ एक पर्सन के हिस्से में कुछ 2 पॉइंट कुछ भी समझ लो, 2.2021 ये रिसोर्सेस है, 2.20 के अप्रॉक्स, ठीक है जी। बाबू अब मैं बोलता हूं बेटा प्रोडक्शन राइज हो गया, आज 2023 हो गई, आपने बेटा 50% ग्रोथ कर ली, ठीक है जी। आपने ग्रोथ कर ली 50%। पहले 1000 यूनिट इंडिया बना रहा था, 1500 बना रहा। सर अभी भी 1200 यूनिट हिस्से में आती हैं बेटा अमीर लोगों के, और 300 यूनिट हिस्से में आती हैं बेटा पुअर लोगों के, ठीक है। लेकिन बेटा इतने टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो गई, ठीक है ना, इतने टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो गई। सर गरीब और बढ़ते चले गए, ठीक है ना, और अमीर उनके पास तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दबा के बढ़ रहा है। बेटा आज 12 लोगों के हिस्से में 1200 यूनिट आ रही है, और बाबू यहां और वर्स्ट हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। सर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस अमीर आदमी के हाथ में बेटा 100 यूनिट है हर आदमी के हाथ में, और सर यहां 2 भी नहीं बची। ये एक्चुअली में इंडिया कहलाता है कि बेटा रिच और रिच हुआ जा रहा है। जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा अनफेयर है। सर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, शायद दिमाग में कुछ घुसे आपके। बेटा एक डॉक्टर एक सर्जरी के कितने पैसे चार्ज करता है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। आज की तारीख में किसी भी डॉक्टर को सोच लो, ठीक है। एक सर्जरी जो वो 1 घंटे की करता है उसके 1 लाख रुपए तक चार्ज करता है, और उसी क्लिनिक के बाहर या उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ बेटा वॉचमैन 8,000 रुपए महीने पे काम करता है, जो साल के भी 1 लाख कमा नहीं पाता। ये जो गैप है ना इंडिया में रिच और पुअर के बीच का, एज्यूम करना भी बेटा बहुत औखा है, और एक्चुअली मीडिया कहलाती है। अब मैं आपसे पूछूं क्या जीडीपी नहीं बढ़ा? सर जीडीपी तो बढ़ा, 50% बढ़ गया जीडीपी तो 10 साल में। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या वेलफेयर बढ़ा?
वेलफेयर तो तब बढ़ेगा ना बेटा जब पुअर पीपल के हालात सुधरेंगे। यहाँ बेटा उनके इस समय 2.20 यूनिट आ रही थी, यहाँ बेटा 2 भी नहीं रह गई। 80 कहाँ पे? मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं करा, मैंने तो ये बताया कि पॉपुलेशन बढ़कर इतनी हो चुकी है, 180 हो चुकी है 10 साल में। मैंने तो पॉपुलेशन बताई, मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं करा कुछ भी है। सर समझे ना, क्या जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ना है? अच्छा एक बात बताओ, इंडिया तरक्की नहीं कर रहा? चाइना से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है इस टाइम पर इंडिया। आप सुनते हो ना, हर क्वार्टरली हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आती है, किसी किसी क्वार्टर में 7% के अप्रॉक्स है, किसी में 7.2, किसी में 7.5। 7 से ऊपर अप ही रह रही है इंडिया, कोविड के बाद में भी। इतना कोविड आ गया उसके बाद भी। पर बेटा क्या एक्चुअली में ग्रोथ हो रही है बेटा? जीडीपी तो बढ़ रहा है, क्या वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बेटा, पुअर पीपल और पुअर हो रहा है। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 1 मिनट के लिए सामने देख रहे हैं बाबू। अभी 5 हेडिंग है, एक हो गई है बेटा, ये दूसरी लिख रहा हूं। चेंज इन द प्राइस लेवल, चेंज इन द प्राइस लेवल। मेरी तरफ देखना बाबू। मैं बोलता हूं 2020 में इंडिया का प्रोडक्शन 1000 यूनिट, और आपने बेटा इसको मेजर करा 100 रुपए पे, क्योंकि एवरेज मान लो यूनिट का प्राइस, ये वही बात कर रहा हूं जो अभी नॉमिनल और रियल जीडीपी में करी। बाबू एवरेज प्राइस है बेटा हर चीज का इंडिया में 100 ही रुपए, यानी कि बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना? 1000 यूनिट। एक लेमैन के एंगल से सोचना, टेक्निकल मत जाना। मान लो बेटा आज भी मैं बोलूँ 2023 में इंडिया का प्रोडक्शन 1000 यूनिट ही है, लेकिन बेटा प्राइस लेवल बढ़ चुका है बेटा, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत आया पिछले क्वार्टर में, पिछले 6 महीनों में। आज प्राइस 120 रुपए तक चला गया। बाबू मुझे ये बताओ, क्या ये जीडीपी का बढ़ना है? एक लेमैन के एंगल से सोचो तो सर हाँ बढ़ा, चाहे नॉमिनल ही ग्रोथ पर जीडीपी की ग्रोथ है। पर बेटा ये बताओ, क्या ये वेलफेयर है? क्या ये वेलफेयर है? तो पैसे तो बढ़ गए, बल्कि तो नुकसान हो गया। ये वेलफेयर नहीं है बेटा किसी भी हाल में। एक गरीब आदमी 3 साल पहले 100 रुपए देता था एक सामान खरीदने का, आज 120 देता है। किस बात का वेलफेयर? वेलफेयर है ये? लेकिन क्या ये नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है? सर हाँ 20% बढ़ गया जीडीपी तो, अगर नॉमिनल ग्रोथ देखो तो। समझ आई बात? दो बातें से प्रूव हो गया अभी तक कि जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ना नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ठीक है जी। लो बाबू, थर्ड हेडिंग इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब कुछ और नहीं बेटा, ये वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू हम पैसों में नहीं लगा सकते। बेटा आप सबकी और मेरी मदर बहुत सारी सर्विसेज देती हैं हमारे घर पर, ठीक है ना? सारा दिन बेटा कुकिंग सर्विसेज, बेटा एक मेड जितनी सर्विसेज दे सकती है वो सारी सर्विसेज हमारी मदर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। पहले मुझे बताओ, क्या ये वेलफेयर का बढ़ना है? पूरे इंडिया पूरी दुनिया का वेलफेयर ऐसे ही हो रहा है? क्या ये वेलफेयर का बढ़ना है? जी बिल्कुल वेलफेयर का बढ़ना है। घर का खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं बेटा, हमारा वेलफेयर हो रहा है, पूरी फैमिली का वेलफेयर हो रहा है। ठीक है ना? वो सारा दिन बेटा गार्डन मेंटेन करती हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छी हवा ले रहे हैं, क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वेलफेयर का बढ़ना है। पर मुझे बताओ बेटा, क्या ये जीडीपी का बढ़ना है? सर वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जीडीपी में नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या कहा था, इनकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। याद है जब मैंने कहा था इलॉजिकल है बात, पर क्या करूं? कुछ याद हो तो? याद है ना बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो जुड़ता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी नहीं जुड़ती। क्लियर हुई बात बेटा? तो बाबू वेलफेयर तो बढ़ रहा है इन चीजों से, लेकिन बेटा जीडीपी नहीं बढ़ रहा। हर जगह जीडीपी और वेलफेयर सेम है ही नहीं। तीन बातें। ओके बेटा, बात एक्सटर्नैलिटीज। बेटा एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके की हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? वो बेनिफिट्स जिनके लिए आपको कोई पे नहीं करेगा कभी भी। और बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? वो हार्म्स जिनके लिए आपको कोई पीनलाइज्ड नहीं करेगा कभी भी। लो पुत्र, अब मैं एग्जांपल दूंगा, समझ।
बाबू हेडिंग का नाम है एक्सटर्नैलिटीज। ये दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? वो बेनिफिट्स जिनके लिए आपको कोई पे नहीं करता, आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो पर कोई दे नहीं रहा आपको कुछ पैसे। और बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो हार्म्स जो आप सोसाइटी को बचा रहे हो लेकिन कोई आपके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगा रहा। लो समझने की कोशिश करो। बाबू आपने एक फैक्ट्री ऑपरेट करते हो बेटा जो 8 घंटे काम करती है। 8 घंटे में आप जो भी फैक्ट्री पॉल्यूशन करती है वो तो करती है, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, ये सब तो चल ही रहा है। बाबू अब आपके पास ना एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने क्या करा, 8 की जगह फैक्ट्री 24 घंटे चलानी शुरू कर दी। ठीक है जी सर। अब आप सोसाइटी को एक हार्म दे रहे हो, कोई आपको पीनलाइज नहीं कर रहा, कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा आपके ऊपर, चल रही है फैक्ट्री, चलती रहे 24 घंटे, कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चला रहे हो, सारे नॉर्म्स पूरे हैं आपके, कोई पीनलाइज थोड़ी करेगा आपको। ठीक है जी, चल रही है, आप सोसाइटी को हार्म दे रहे हो, कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा है, ऐसी चीजों को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। मुझे एक बात बताओ बेटा, फैक्ट्री पहले 8 घंटे चलती थी, अब 24 घंटे, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, बोलो बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, सर वेलफेयर बढ़ा। आसपास की सोसाइटी में आपने इतना पॉल्यूशन कर दिया बेटा, जो इनकी एवरेज एज थी बेटा 65 साल थी, ऑटोमेटिकली 60 साल पे पहुंच जाओगे, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है सहारनपुर शहर में कितना पॉल्यूशन है? कितना होगा? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस है, लगभग इतना कि अगर आपको कोई ऐब नहीं है तो आप 8 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले जा रहे हो। 8 सिगरेट। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां पर रहते हो तो 20 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले जा रहे हो। दिल्ली के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, 12 सिगरेट। यानी कि ऑटोमेटिकली अगर भगवान ने आपकी लाइफ 80 साल लिखी है तो 60 ही जियोगे, इससे पहले तो अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, कुछ बचना ही नहीं। शरीर के अंदर भी क्या बचेगा भाई, इतना धुआं ले जाके भी। तो सर समझ में आया, पेनल्टी तो कोई लगाता नहीं है ऐसी चीजों पे, जीडीपी बढ़ता रहता है। ठीक है जी, जीडीपी बढ़ रहा है पर वेलफेयर कहीं नहीं बढ़ रहा। ठीक है सर, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वो बेनिफिट्स जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करेगा। आपने क्या करा, आपने देखा यार गार्डन में ना कुछ जगह ना बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ पेड़ पौधों की कोई टेक केयर नहीं कर रहा, आपने ना क्या करा, मेंटेनेंस करा दी गार्डन की, अपकीप मेंटेनेंस पे पैसे खर्च करती, बहुत सारी कंपनियों ने खर्च कर रखे हैं। ठीक है जी, खर्च कर दिया, किसी ने पे करा आपको? कुछ नहीं करा। लोग जा रहे हैं गार्डन, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हो रही है। सर वेलफेयर, वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है। सर जीडीपी बढ़ रहा है, क्या चीजें जीडीपी में आती हैं? जीडीपी में कुछ नहीं आता ऐसा। तो सर हर जगह वेलफेयर का बढ़ना जीडीपी का बढ़ना नहीं है, हर जगह जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का बढ़ना नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट हेडिंग बाबू, हेडिंग का नाम है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाबू, अगर मैं बोलूं 2010 से 2023 तक, मेरी तरफ देखना प्लीज, लास्ट बात है दे दो। 2010 से 2023 तक बेटा इंडिया में जीडीपी की ग्रोथ हुई मान लो 10%। ठीक है, लेकिन बेटा पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई 12%। क्या बेटा जीडीपी बढ़ा? भाई जीडीपी तो बढ़ा, तुम ये क्यों कह रहे हो नहीं बढ़ा? 10% बढ़ा, खुद ही बता रहा हूं मैं। जीडीपी बढ़ा, हाँ जीडीपी बढ़ा। वेलफेयर बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्यों? अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर पहले ना 100 यूनिट का प्रोडक्शन था इंडिया का, तो आज 2023 में कितना होगा? 110, 10% बढ़ा। अगर बेटा मैं यहाँ बोलूं 2010 में 100 ही लोग थे, तो आज कितने हो चुके हैं? 112। मेरी तरफ देखना सर, अगर 2000 से 2010 को सिर्फ इन्हीं दोनों को मैं चीजों को कंपेयर करूं तो 100 लोग थे, 100 यूनिट थी, यानी कि अरे इंसान के हिस्से में कितनी यूनिट आती थी? एक। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितना था? एक सबको मिल जाता था। सर आज एक मिल सकता है सबको? 112 लोगों 110 यूनिट है। तो सर बड़ी सिंपल बात है,
जीडीपी बढ़ा जी, बिल्कुल बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जीडीपी से अगर ज्यादा हुआ तो सर देखो जीडीपी बढ़ के भी ना वेलफेयर कभी नहीं बढ़ेगा। 5 बातों से हमने प्रूव किया। अगर पेपर में कभी थ्योरेटिकल कोई टर्म देने का मूड हुआ किसी टीचर का तो ये पक्का आएगा, पक्का, कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है जी, मैं 5 बातें नोट करने का टाइम दे रहा हूं। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।